हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं संदीप आप सबका अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान आरबीएल में स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे भ्रष्टाचार निवारक अधिनियम 1988 के बारे में। मगर इससे पहले हम कुछ चीज़ें जानेंगे कि भ्रष्टाचार होता क्या है, भ्रष्टाचार किस प्रकार से किया जाता है या किन किन माध्यमों से फैलता है ये, और इस पर क्या क्या कार्रवाई हो सकती है। इसके अलावा जो भ्रष्टाचार निवारक अधिनियम है, इसके अलावा कौन कौन से अधिनियम उससे पहले बनाए जा चुके हैं भ्रष्टाचार को रोकने या कम करने के लिए। देखिए, इसको हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं, कोपा, COPA 1988, द प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 के नाम से इसको हम जानते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि भ्रष्टाचार शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई। तो भ्रष्टाचार शब्द की उत्पत्ति रोम्पेरे, ये किससे निकला है, लैटिन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है तोड़ना। देखिए, जिसका अर्थ क्या होता है, तोड़ना। इस दृष्टिकोण के अनुसार भ्रष्टाचार वहाँ होता है जहाँ पर कानून स्पष्ट रूप से टूटता है। मतलब जहाँ पे कानून का मजाक उड़ाया जाता है उसे क्या बोलते हैं, भ्रष्टाचार। कानून जहाँ पे टूटता है उसे क्या कहते हैं, भ्रष्टाचार। ये भ्रष्टाचार किसी भी माध्यम से हो सकता है। अब उसके लिए हम आगे बात करें। अब देखिए, भ्रष्टाचार की जो परिभाषाएं हैं कई लोगों के द्वारा अलग अलग तरीके से हैं। देखिए, जो है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के अनुसार, जो कि हर वर्ष क्या करती है, भ्रष्टाचार के सूचकांक निकालते हैं कि कौन सा देश सबसे ज़्यादा भ्रष्टवान है, कौन सा सबसे कम। तो उसने क्या कहा है, देखिए इसका जो एक उदाहरण समझ लो या फिर इसका एक परिभाषा समझ लो कि इस प्रकार से दी गई है। सौंपी गई शक्ति का निजी लाभ के लिए दुरुपयोग क्या होता है, भ्रष्टाचार होता है। मतलब जो भी शक्तियाँ आपके पास दी जाती हैं, अगर आप उसका निजी लाभ के लिए, खुद के लाभ के लिए अगर उसका दुरुपयोग करते हैं तो वही क्या है, भ्रष्टाचार है। ठीक। जर्मनी की यह संस्था है जो प्रतिवर्ष भ्रष्टाचार सूचकांक जारी करती है, हमने पहले बताया है। तो कौन सी, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के अनुसार क्या है कि सौंपी गई शक्ति का निजी लाभ के लिए दुरुपयोग, यही क्या है, भ्रष्टाचार है। अगला है इन्वेस्टोपोडिया के अनुसार क्या है, भ्रष्टाचार सत्ता के पदों पर बैठे हुए कुछ लोगों जैसे कि प्रबंधक या सरकारी अधिकारी द्वारा बेईमान व्यवहार। इनके द्वारा बहुत ही सीमित परिभाषा दी गई है। इन्होंने सरकारी लोगों की बात की है कि जो प्रबंधक हैं, सरकारी अधिकारी हैं, वो लोग क्या हैं, उनके द्वारा जो बेईमानी व्यवहार होता है वो क्या होता है, भ्रष्टाचार होता है। भ्रष्टाचार में रिश्वत देना, स्वीकार करना, अनुचित उपहार लेना, जैसे कि हम कोई चीज़ उसके बदले कोई चीज़ और ले लेते हैं सीधा रुपये न लेकर। दोहरे व्यवहार। अब दोहरा व्यवहार क्या होता है कि दो लोगों के बीच में आप किसी को ज़्यादा प्राथमिकता देते हैं। ठीक। अंडर टेबल लेन देन का मतलब क्या होता है कि छुप के पैसे लेना, रिश्वत लेना। चुनाव में हेर फेर करना, चुनाव किसी प्रकार के चुनाव हो, बैलेट पेपर या फिर जो भी हैं, आप लोग को पता भी है इसके बारे में। धनराशि निकालना, मनी लॉन्ड्रिंग, धन शोधन। ठीक। धन शोधन क्या होता है कि आपने वाइट मनी को, ब्लैक मनी को वाइट मनी में ट्रांसफ़र कर लिया, कन्वर्ट कर लिया। निवेशकों को धोखा देना, कोई भी निवेशक, जैसे कि कोई चिट फंड कंपनी आती है, वो आप पैसे उसमें जमा करते हो, लेके भाग जाती है, तो वही क्या है, निवेशकों को धोखा देना आदि शामिल हो सकते हैं। तो ये क्या है, भ्रष्टाचार की परिभाषा है। एक है constitution.org के अनुसार एक वेबसाइट है, वो भी बहुत बढ़िया वेबसाइट है। तो इसके अनुसार क्या कहा गया है, इसकी परिभाषा क्या है, भ्रष्टाचार निजी लाभ के लिए सार्वजनिक शक्ति, निर्वाचित राजनीतिक या नियुक्त सिविल सेवक का दुरुपयोग है। मतलब जो भी राजनीतिक, आप जानते हैं जो नेता होते हैं, और नियुक्त सिविल सेवक, जो सिविल सेवक होते हैं जो हमारे यहाँ, उनके द्वारा उसका दुरुपयोग होता है। देखिए, विश्व बैंक ने इसके लिए क्या उदाहरण दिया है, सार्वजनिक शक्ति का निजी लाभ के लिए दुरुपयोग। मतलब कोई भी शक्ति है, सार्वजनिक शक्ति है जो सबके लिए चाहिए, मतलब सार्वजनिक मतलब क्या, सभी के लिए, सभी के हित के लिए शक्ति है, उसका आप केवल और केवल अपने निजी के लिए, अपने खुद के लिए प्रयोग करते, वही क्या है, भ्रष्टाचार है। विकीपीडिया जो कि बहुत ही पॉपुलर वेबसाइट है, तो वो क्या कहती है, भ्रष्टाचार बेईमानी या आपराधिक अपराध का एक रूप है जिसमें किसी व्यक्ति का संगठन द्वारा सौंपी गई कानून शक्ति का निजी फायदे के लिए अवैध रूप से दुरुपयोग होता है, वही क्या है, भ्रष्टाचार है। मतलब खुद के लिए, जो ज़्यादातर लोगों ने ही बताया कि जो निजी लाभ के लिए, जो खुद के लिए उपयोग किया था, वही क्या है, भ्रष्टाचार है। अब भ्रष्टाचार के 3 प्रकार हम पढ़ेंगे। 3 प्रकार कौन से, राजनीतिक भ्रष्टाचार है ना, पॉलिटिकल करप्शन, प्रशासनिक एडमिनिस्ट्रेशन, बिजनेस, हाँ पेशेवर, मतलब जो जैसे कोई डॉक्टर है वो करता है भ्रष्टाचार, उसे पेशेवर इस तरह से। पहले देखते हैं राजनीतिक भ्रष्टाचार। राजनीतिक भ्रष्टाचार सरकारी अधिकारियों द्वारा नाजायज किसी लाभ के लिए शक्ति का उपयोग है। ठीक, शक्ति का उपयोग है। देखिए, नाजायज निजी लाभ के लिए, जो कि गवारा नहीं है, उसके लिए आप कोई लाभ
कमाना चाहते हैं तो वो राजनीतिक भ्रष्टाचार होता है। भ्रष्टाचार के अलावा अलग अलग रूप है, जैसे इसमें क्या होता है, राजनीतिक भ्रष्टाचार का मेन क्या होता है, रिश्वत लेना, जबरन वसूली। देखिए जो कुछ माफिया होते हैं वो क्या करते हैं, जबरन वसूली करते हैं, कोई सांसद या विधायक ऐसे भी होते हैं। भाई भतीजावाद, मतलब अपने ही परिवार के लोगों को चुन देना, किसी भी स्थान पर बिठा देना, कोई उच्च पद पे बिठा देना अपने भाई भतीजावाद, ये भी आप लोग जानते होंगे। संरक्षण, जैसे कि गुंडों को संरक्षण दिया जाता है नेताओं द्वारा। अनुचित प्रभाव, ठीक, अनुचित प्रभाव, घूस लेना, गबन करना, किसी का शोषण करना, तो इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें हैं। देखिए इसमें अपहरण, हत्या, हिंसा, अन्याय आज शामिल है। सबसे ज़्यादा क्या है कि चुनाव में जीतने के लिए राजनीतिक नेताओं द्वारा शराब बांटी जाती है, धन या बहुत सी वस्तुएं भी बांटी जाती है, वो भी क्या है, भ्रष्टाचार ही तो है। किसी को शराब बांटना या फिर किसी भी तरीके से फुसला कर उससे वोट हासिल करना, यही क्या है, भ्रष्टाचार है। ठीक, अगला देखते हैं प्रशासनिक भ्रष्टाचार। इसमें उच्च प्राधिकारी, अधिकारी, पुलिस अधिकारी, क्लर्क, चपरासी आदि व्यक्ति शामिल होते हैं। मतलब जो प्रशासन में होती हैं, किसी ऑफिस या लोक सेवक द्वारा, वो क्या होते हैं, प्रशासनिक होती हैं। उदाहरण के लिए यदि हम पैसे देते हैं तो कोई भी काम मुश्किल हो जाता है। जैसे हम कुछ काम करवाने जाते हैं सरकारी चीज़ों में, तो वहाँ अगर कुछ पैसे देते हैं तो वही काम क्या होता है, एकदम आसान हो जाता है, आसानी से हमें वो चीज़ मिल जाती है। अगर हम पैसे नहीं देते हैं तो उसमें बहुत समय लगा देते हैं या फिर मना ही कर देते हैं, तो वो क्या होता है, प्रशासनिक भ्रष्टाचार होता है। व्यवसायिक भ्रष्टाचार क्या होता है, इसमें दवाइयों का नकल करना, कोई नकली दवाई बनाना, आयात की गई वस्तुओं, चोरी की गई वस्तुओं का कॉपी करना। जैसे हम देखते हैं क्या कि कोई किसी प्रकार के शूज़ हैं, मान लिया पूमा के शूज़ हैं, तो वो बाज़ार में आपको महंगे मिलते हैं, तो उसकी आपकी कॉपी क्या मिल जाएगी, कॉपी बहुत सस्ती मिल जाती है। ये सब क्या है, व्यवसायिक भ्रष्टाचार है। खाने पीने की वस्तुओं में मिश्रण, जैसे कि दाल में कंकड़, इस तरीके से 10 रुपये वाले चावल में 20 रुपये वाले चावल मिला के, 20 रुपये वाले चावल में 10 रुपये वाले चावल मिला के उसको बेच दिया, तो ये सब क्या भ्रष्टाचार ही तो है, व्यवसायिक भ्रष्टाचार है। अब देखते हैं कुछ भारत के प्रमुख भ्रष्टाचार जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं, हम इनको याद रखेंगे, इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यूपीएससी में पिछली बार क्वेश्चन पूछे भी गए हैं, तो हम बताएंगे किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए थे। देखिए जीप घोटाला मामला, देखिए ये 1948 की बात है, जब भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू हुआ करते थे। इनके एक बहुत ही करीबी मित्र थे वी.के. कृष्णन मेनन। ये ब्रिटिश के ब्रांड एम्बेसडर भी थे, ब्रिटेन के ब्रांड एम्बेसडर भी थे भारत की तरफ से। तो इन्होंने जब जो प्रथम पाक युद्ध चल रहा था, भारत के साथ युद्ध चल रहा था, इन्होंने सेकंड हैंड जीप खरीदी थी, वो भी बहुत ही महंगे दाम में। सेकंड हैंड जीपें खरीदी थी बहुत ही महंगे दाम में, जिसका कि नए जीपों से भी महंगा दाम बताया गया था, और पूरी जीपें यहाँ तक पहुँच भी नहीं पाई थी। तो ये बहुत ही बड़ा स्कैम था 1948 का जीप घोटाला मामला। दूसरा, जैसे जानते होंगे आप, बेफोर्स घोटाला, जो कि समय समय पर चर्चित रहता है, राजीव गांधी के समय में हुआ था। बेफोर्स, इसमें क्या किया था, तोपें खरीदी गई थी, जिसमें बहुत बड़ा घोटाला हुआ था। अगला चारा घोटाला, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चारा घोटाला लालू यादव ने किया था, इसमें 9.5 बिलियन रुपए का चारा क्या हुआ था, घोटाला कर दिया गया था लालू यादव द्वारा, जो कि बिहार के सीएम भी रह चुके हैं। ठीक, अगला है हर्ष मेहता प्रतिभूत घोटाला। इसमें क्या किया गया था, हर्ष मेहता प्रतिभूत, जो हर्ष मेहता थे, इन्होंने क्या किया था, 50 बिलियन का घोटाला किया था। इसमें इन्होंने शपथ पत्र में घोटाला कर दिया। जो आपके स्टाम्प पेपर होते हैं, जो 2 रुपये 5 रुपये, जिसमें आप शपथ पत्र ग्रहण करते हैं, वो घोटाला किया था। अगला स्टाम्प पेपर घोटाला, 200 बिलियन का घोटाला हुआ था। इसमें अब्दुल करीम तेलगी नाम का एक युवक था, जिसने क्या किया था, नकली स्टाम्प पेपर बनाकर उसमें घोटाला किया था। अगला है 2G स्पेक्ट्रम घोटाला। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें मनमोहन सिंह के समय हुआ था। देखिए ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। देखिए यूपीएससी में किस प्रकार क्वेश्चन पूछा जाते हैं कि कौन सा घोटाला आरटीआई द्वारा प्रकाशित किया गया था, किस घोटाले का पता आरटीआई द्वारा लगा था, तो ये चीज़ें याद रखेंगे। इसमें हमने लिख रखा है जो आरटीआई द्वारा निकले। तो देखिए 2G स्पेक्ट्रम घोटाला का खुलासा किसके द्वारा हुआ था, आरटीआई द्वारा। तो आरटीआई किसने डाली थी, सुभाष चंद्र अग्रवाल ने। तो क्वेश्चन इस तरह होगा कि किस घोटाले का संबंध आरटीआई से है, मतलब किसका पता आरटीआई द्वारा चला था। तो 2G जो स्पेक्ट्रम घोटाला है, इसको आरटीआई द्वारा इसका खुलासा चला था। ठीक, अगला सत्यम कांड, ये मनी लॉन्ड्रिंग की गई कंपनी थी सत्यम कंपनी, इसने बहुत सारा घोटाला किया। अगला है कॉमनवेल्थ गेम, जो कॉमनवेल्थ गेम हुए थे उसमें भी घोटाला हो गया था। देखिए और इसका भी पता किसके द्वारा, आरटीआई द्वारा पता चला था। और देखिए किसके द्वारा डाली गई थी आरटीआई, तो आवास और भूमि अधिकार नेटवर्क द्वारा आरटीआई डाली गई थी। हमने आरटीआई की वीडियो बनाई पूरी, अगर आपने नहीं देखा तो देख सकते हैं कि आरटीआई किस प्रकार से डाली जाती है। ये भी भ्रष्टाचार को उजागर करने में एक बहुत बड़ा योगदान देती है। ठीक, और इसमें सुरेश कलमाड़ी थे, कांग्रेस के बहुत ही करीबी नेता थे, उनको इसमें दोषी पाया गया था। चलिए अगला है महाराष्ट्र आदर्श हाउसिंग सोसाइटी घोटाला। देखिए इसका भी जो इसे भी
आरटीआई द्वारा पता चला था। देखिए इसमें था क्या कि जब हमारा कारगिल युद्ध हुआ था, तो उसमें जो शहीद हो गए थे सिपाही, उनकी पत्नियों को, मतलब उनकी विधवाओं को वो उसी में फ्लैट देने थे। तो नेवी की ज़मीन थी और उसमें फ्लैट बने थे, उनकी विधवाओं को देने थे, मगर ऐसा कुछ नहीं दिया गया, सारा का सारा घोटाला कर लिया गया। तो दो लोग थे, सिंपल सिंह और योगाचार आनंद जी, जिन्होंने आरटीआई डाली थी। तो आरटीआई के तहत ये भी देखिए, आरटीआई के तहत अभी तक हमने 3 पढ़ चुके हैं। कौन कौन सा? 2G स्पेक्ट्रम जो कि आरटीआई खुलासा हुआ, दूसरा कॉमनवेल्थ गेम जो भी आरटीआई के, और तीसरा महाराष्ट्र आदर्श हाउसिंग सोसाइटी घोटाला, ये भी आरटीआई के द्वारा इसका पता चला था। तो ये 3 याद रखेंगे। अगला है मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया रिश्वत कांड, ये भी एक घोटाला था। अगला है पीएमसी बैंक घोटाला, ये अभी 2019 में हुआ है। डीएचएफएल और यूपीपीसीएल का जो घोटाला, जो क्या बोलते हैं बिजली विभाग का, उसमें भी अभी 2019 में चल रहा है, इस पर जांच चल रही है। अभी जैसे कि आपने सुना होगा कि हाल ही में पी चिदम्बरम वित्त मंत्री, जो गृह मंत्री वित्त मंत्री थे, उनके खिलाफ जो उन्हें गिरफ्तार किया गया था, तो वो भी INX मीडिया के मामले में दोषी हैं। इसके अलावा पंजाब नेशनल बैंक PNB घोटाला, इसमें नीरव मोदी लगभग 1100 करोड़ रुपए का, नीरव मोदी मेहुल चौकसी, दोनों लोगों ने चाचा भतीजे मिलके लेकर पैसे फरार हो गए। अगला है यस बैंक घोटाला, जो कि अभी हाल ही में हुआ है। तो ये थे कुछ घोटाले थे प्रमुख, जिनमें से आपको याद रखना कि कौन सा आरटीआई के द्वारा पता चला था। देखिए आरटीआई एक ऐसी प्रथा है जिसके द्वारा लोग पहले क्या होता था, खा के बैठ जाते थे, उन्हें कोई डर नहीं होता था कि हाँ पकड़े जाएंगे, मगर आरटीआई के तहत सारा खुलासा कर दिया था। तो याद रखें कौन सा जो घोटाला था वो आरटीआई द्वारा खुलासा हुआ। हमने 3 बताए हैं। एक महाराष्ट्र आदर्श हाउसिंग सोसाइटी घोटाला, दूसरा हमने बताया था कॉमनवेल्थ, और तीसरा 2G स्पेक्ट्रम घोटाला। चलिए अब देखते हैं भ्रष्टाचार सूचकांक में भारत का स्थान क्या है। देखिए भ्रष्टाचार सूचकांक 2019 में भारत की रैंक, वैश्विक भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक 2019, इसमें कुल 180 देश शामिल थे, जिसमें भारत का 80वां स्थान था। देखिए भारत का 80 स्थान, स्कोरिंग कितनी थी? स्कोर कितना था? 41। और भारत के साथ साथ चीन, मोरक्को, बेनिन, ये 4 लोग संयुक्त रूप से 80 नंबर पे थे। अब बात कर लेते हैं प्रथम स्थान किसका था। तो प्रथम स्थान की बात करते हैं तो न्यूजीलैंड और डेनमार्क का दोनों संयुक्त रूप से पहले स्थान पे थे। और सबसे अंतिम मतलब सबसे भ्रष्ट देश कौन सा था? सोमालिया। अब देखिए हम कुछ पड़ोसी देशों की बात कर लेते हैं किस स्थान पे थे। तो जैसे कि चीन हमारे साथ 80 नंबर पे बना हुआ है, भ्रष्टाचार चीन में और भारत में बराबर ही है। श्रीलंका 93वें स्थान पे, नेपाल 113वें पे है, पाकिस्तान 120वें पे है, और बांग्लादेश 146वें पे है। कहने का मतलब क्या? बांग्लादेश में ज़्यादा भ्रष्टाचार है। अब देखते हैं भ्रष्टाचार के निरोधक कार्यक्रम। देखिए जब कोई भी कार्यक्रम होता है विश्व स्तर पे, तो भ्रष्टाचार के लिए एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम कौन सा था? देखिए भ्रष्टाचार के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन UNCAC कानूनी रूप से एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार निरोधक बहुपक्षीय संधि है। देखिए ये इसका ड्राफ्ट कब तैयार किया गया? याद रखेंगे इसका ड्राफ्ट 31 अक्टूबर 2003 को तैयार किया गया। हस्ताक्षर इस पे देशों ने कब शुरू कर दिए? 9 दिसंबर 2003 से। और इसके कहाँ पे? मेरिडा और न्यूयॉर्क में ये हुए थे हस्ताक्षर का। जो इसका जो कार्यक्रम हुआ था मेरिडा और न्यूयॉर्क। प्रभाव कब से हुआ? 14 दिसंबर 2005 से ये प्रभावी हुआ। देखिए पहले भारत में कोपा था, 1988 में कोपा था, 1988 में। मगर जब इस संधि में भारत ने हस्ताक्षर किए तो कुछ बदलाव करने थे, मतलब इसी संधि के हिसाब से अपना भी उसे कानून बनाना था। तो भारत कुछ उसमें चेंजिंग करता, जो कि हम आगे देखेंगे। ठीक, तो आगे हम देखेंगे कि कौन कौन से चेंजिंग करता है। देखिए भारत में भ्रष्टाचार निरोधक कार्यक्रम, मतलब भ्रष्टाचार को खोलने के कुछ जो कार्यक्रम थे पहले से और अब से, वो हम देखेंगे कि किस प्रकार से शुरू किए गए। देखिए सबसे पहले सूचना का अधिकार, जिसको हम RTI एक्ट 2005 बोलते हैं, 12 अक्टूबर 2005 से चालू हुआ। जैसे 2G स्पेक्ट्रम है ना, तो 2-3 हमने बताए थे कि जो हाउसिंग घोटाला था वो इसी से पता चला था। तो RTI एक्ट बनाया गया था, जिसके तहत थोड़ी पारदर्शिता आई थी। लोक सेवा प्राप्त करने का कानूनी अधिकार। देखिए इसमें क्या होता था कि जो आय जात निवास ऐसे चीज़ें बनाते हैं, वो उनके लिए समय सीमा निर्धारित कर दी गई थी। इतने समय में आपको ये काम करना होगा, नहीं यहाँ पे क्या पेनाल्टी लगाई जाएगी। तो ये भी एक लोक सेवक के लिए बहुत अच्छा कानून था, जिसमें लोक सेवक के आपसे रिश्वत नहीं ले सकते थे कि हम पैसे दो तभी करेंगे। अगर आपके डॉक्यूमेंट पूरे हैं तो आपको इतने दिन के अंदर करना होगा, यानी कि आपको बार बार परेशान कर रहे हैं, तो ऐसा कुछ नहीं। और ये कानून लोक सेवा प्राप्त करने का अधिकारी जो कानून था, कानूनी अधिकार था, वो सबसे पहले कहाँ? MP में लागू हुआ 18 अगस्त 2010 को। उसके बाद बिहार राज्य ने इसे लागू किया।
तीसरा कानून था भारत में भ्रष्टाचार निरोधक कानून। फिर तीसरा कानून ये आया। उसके बाद भ्रष्टाचार निरोधक पुलिस और अदालतें, इसके लिए कुछ अलग से अदालतें बनाई गई कि इसमें सुनवाई जल्दी से हो। ठीक, कुछ पुलिस ऑफिसर गठित किए गए। ठीक, उसके अलावा भ्रष्टाचार निरोधक नागरिक संगठन और चुनावी सुधार में भी कुछ ऐसे, जैसे कि अब बॉन्ड, जैसे कि पहले क्या होता था कि अब बॉन्ड के माध्यम से जो चुनाव में दी जाती है धनराशि दी जाती है वो दी जाती है, तो इससे थोड़ा सा घोटाला कम होता गया। देखिए, जिस तरह से लोक सेवा प्राप्त करने के लिए कानूनी अधिकार बनाए गए, जिसे एमपी और बिहार ने फॉलो किया, उसी के आधार पर बाहर जो अपना उत्तर प्रदेश है उसने भी एक कानून बनाया जिसको क्या बोलते हैं, उत्तर प्रदेश जनहित गारंटी अधिनियम 2011। इसे राज्यपाल की मंजूरी 3 मार्च 2011 को मिली थी और ये लागू 14 जनवरी 2011 से हो गया था। याद रखेंगे इसमें कुल 12 धारा हैं, तो कुछ हम देखते हैं जो मेन 3-4 धाराएं देख लेते हैं, फिर इसके बाद हम भ्रष्टाचार वो देखेंगे, निवारक अधिनियम। देखिए, इसमें क्या है कि मृत्यु प्रमाण पत्र, अधिवास मतलब क्या, डोमिसाइल आदि इन्हें जारी करने वाले प्राधिकरण जैसी सेवाओं की सूचना। और इसी में अभी हाल ही में EWS जो इकोनॉमिकली वीक जो लोग हैं उनके लिए भी प्रमाण पत्र इसी द्वारा जारी किए जाएंगे, तो इसके बारे में बताया गया है। धारा 4 में क्या कहा गया है, निर्धारित समय सीमा के भीतर सेवा प्रदान करना। मतलब कि जो सीमा निर्धारित कर दिया कि 15 दिन में ये बनाना है, तो 15 दिन के अंदर आपको वो बना के देना होगा। तो इस तरीके से कुछ इसकी समय सीमा निर्धारित की गई है। अगला है धारा 6, क्या कहता है, यदि तय सीमा में सेवा प्रदान नहीं की जाती तो 30 दिनों के भीतर अपील जारी कर। अगर आपको मान लिया 15 दिन के लिए आपको पता है कि 15 दिन के अंदर आपको आय बना के देना है लोक सेवा आयोग को, अगर नहीं देता तो आप 30 दिन के भीतर आप अपील दर्ज कर सकते हो, और अपील अगर सही पाई जाती है तो उसको क्या होगा, जुर्माना होगा, जो कि धारा 7 बताया गया। 500 रुपये से लेकर कम से कम 500 रुपये और ज़्यादा से ज़्यादा कितना, 5000 रुपये तक का जुर्माना हो सकता है लोक सेवा अधिकारी को। अब देखिए, भारत में भ्रष्टाचार निरोधक कानून, कितने भ्रष्टाचार निरोधक कानून आए और किस प्रकार से इसको लागू किया गया। देखिए, सबसे पहले क्या है, एक IPC बनाया गया 1860, जो कि अंग्रेजों के समय चला रहा था। यही IPC पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार, जो ब्रुसेल्स है, कई देशों में ये लागू है। हमने IPC की वीडियो बनाई भी थी। ठीक, तो अगर आपको नहीं पता तो उसके बारे में देख सकते हैं जा करके। देखिए, इसमें कुछ धाराएं हैं, जैसे 161 से 165 तक ये पहले IPC में थी, मगर जब से भ्रष्टाचार निरोधक कानून आया तो वहाँ से ये धाराएं हटा करके उनको समाप्त कर दिया गया। IPC से 161 से 65 तक, मतलब 5 धाराएं हटा करके इसे भ्रष्टाचार निरोधक कानून 1988 कोपा में रख दिया गया, जो कि धारा 31 में शामिल कर दिया गया। अब देखिए, द्वितीय विश्व युद्ध के समय भी एक कानून आया था, तो 1944 का अध्यादेश जारी किया गया, जिसमें क्या हुआ, द्वितीय विश्व युद्ध में भारत के कुछ लोगों ने बहुत सी संपत्ति अर्जित कर ली, जिससे अंग्रेज लोग विश्व युद्ध में विजेत थे, तो भारत में बहुत से ऐसे लोग थे जिन्होंने संपत्ति भ्रष्ट तरीके से कमाई थी। तो एक कानून निकाला गया 1940 का अध्यादेश, जिसमें क्या है कि जो भी भ्रष्ट तरीके से जो भी संपत्ति आपने अर्जित की थी उसे जब्त कर लिया गया। ठीक, अब उसके बाद भ्रष्टाचार निरोधक कानून 1947 आया, इसे भी कोपा 1988 आने के बाद इसको खत्म कर दिया गया और इसी में मर्ज कर दिया गया कोपा में। इसके बाद एक आया था आपराधिक विधि संशोधन अधिनियम 1952, इसे भी कोपा के आने के बाद इसे भी खत्म कर दिया गया और कोपा में इसको भी शामिल कर दिया गया। भ्रष्टाचार निवारक अधिनियम 1988, यही है क्या, कोपा। अब देखिए, इसे 9 सितंबर 1988 को लागू किया गया था। वर्तमान में यही अधिनियम भारत में भ्रष्टाचार का निवारण करता है, और यही अधिनियम क्या है, इस समय चल रहा है भारत में। मगर इसमें क्या किया गया कि इसको संशोधित किया गया। हमने बताया कि जो UNO के साथ में जो डील होती है सभी के साथ में, कि उसके 2005 में जो हुई थी उसके आधार पर सबको, जिसने हस्ताक्षर किए थे उसी हिसाब से सबको अपना कानून बनाना होगा, तो इसीलिए इसमें कुछ हद तक चेंजिंग की गई। अब कोपा एक्ट 1988, इसके बारे में पढ़ेंगे, जिसके बारे में हमने बताया था। यही कानून क्या है, इस समय चल रहा है। ठीक है, भ्रष्टाचार निवारक अधिनियम 1988, द प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 के बारे में। देखिए, ये लागू कभी हुआ था, जब 1988 में बना था तो 9 सितंबर 1988 में लागू हुआ था। मगर अभी हमने बताया कि कोपा जो 1988 है, ये वैश्विक स्तर से मेल कराने के लिए जो एक संधि हुई थी मेरिडा और न्यूयॉर्क में, तो उससे मेल कराने के लिए कुछ जो अनुच्छेद हैं जो इससे नहीं मेल खाते थे उनको जोड़ा गया दोबारा से, और फिर उसे दोबारा से लागू किया गया। तो उसे कब लागू किया, पहले देखिए, ये 9 सितंबर 1988 को लागू हुआ था, याद रखेंगे डेट। उसके बाद जब इसे संशोधन क्या आता है तो ये क्या होता है कि 19 अगस्त
2013 को संसद में पेश किया जाता है और 19 जून 2018 को राज्यसभा में पास हो जाता है, जबकि लोकसभा में 24 जून 2018 को पास किया जाता है। ठीक, और 26 जुलाई 2018 को ये संशोधित रूप से अधिनियम लागू हो जाता है पूरे भारत में। कब? 26 जुलाई 2018 को लागू हो जाता। पहले कब लागू होता था? तो 9 सितंबर 1988 को पहले लागू होता, फिर संशोधन के बाद 26 जुलाई 2018 को यह लागू किया गया था। देखिए सबसे बड़ी बात क्या है, इसकी जो कुछ विशेषताएं हैं तो वो देख लेते हैं। इसमें क्या है, आईपीसी तो लोक सेवक की परिभाषा है। आईपीसी जो 21 में दी गई थी धारा, वो इसमें दी गई और इसमें और भी इसको बढ़ाया गया है, लोक सेवक के बारे में और बढ़ाया गया है। अगला है लोक कर्तव्य का नया कॉन्सेप्ट जोड़ा गया है कि लोक कर्तव्य क्या होंगे उसके बारे में। अगला भ्रष्टाचार संबंधित अपराधों को आईपीसी से हटाकर कोपा के अध्याय 3 में डाल दिया गया है। विशेष न्यायाधीशों का विचारण, ठीक, इसके बारे में बताया गया। न्यायाधीश की कार्यवाही दिन प्रतिदिन के आधार पर होगी, रोज के रोज न्यायाधीशों की कार्यवाही होगी और 2 साल के अंदर इसका केस हमें सॉल्व करना होगा। विभिन्न अपराधों के लिए निर्धारित जुर्माना बढ़ाया गया, जो भी अपराध थे उनके लिए जुर्माना बढ़ा दिया गया, जिससे कि थोड़ा सा लोगों में दहशत हो, डर हो। अगला है किसी भी सरकारी सेवक को गिरफ्तार करने के बाद मुकदमा करने से पहले विभाग से मंजूरी लेनी। मान लिया किसी लोक सेवक को आप गिरफ्तार तो कर लेते हैं, गिरफ्तार करने के बाद जब मुकदमा चलेगा तो उससे पहले आपको क्या करना है कि उससे क्या होगा कि जो संस्था होगी उससे आपको परमिशन लेना होगा। इससे क्या होता है कि मान लिया कोई सही लोक सेवक है, उस पर आप गलत भ्रष्टाचार लगाकर उसे गलत तरीके से आपने गिरफ्तार कर लिया है, तो उससे क्या होगा कि इसमें थोड़ी पारदर्शिता आएगी, इसीलिए कहा गया। अब बात करते हैं इसमें कुल कितने अध्याय हैं। तो देखिए शुरुआत में 5 थे, उसके बाद 4A जोड़ा गया, मतलब टोटल कितनी धाराएं हो, अध्याय होगा 6। ठीक, धाराएं कितनी, पहले 31 थी, मगर उसके बाद जब संशोधन किया गया तो इसमें 3 धाराएं और जोड़ी गई, 7A, 17A और 18A, तो टोटल 34 धाराएं हो गई हैं। बात करते हैं अध्याय 1। तो अध्याय 1 में क्या है, प्रारंभिक चीजें हैं। देखिए पहली धारा में क्या होता है, संक्षिप्त नाम होता है कि कहाँ कहाँ इसका विस्तार होगा, नाम क्या है ना। तो ये भारत के बाहर कहाँ कहाँ लागू, भारत में तथा भारत के बाहर भारत के समस्त नागरिक हो। आप भारत में रहो या बाहर रहो, अगर कहीं भ्रष्टाचार करते हो तो पकड़े जाओगे तो आपको कोपा के तहत ही दंड मिलेगा। दूसरे में क्या है, परिभाषाएं हैं, तो कुछ परिभाषाएं दी गई हैं तो उनके बारे में देखेंगे। देखिए पहला है चुनाव की परिभाषा। चुनाव का था किसी भी विधि के अधीन कोई भी चुनाव किसी भी माध्यम से, कोई भी माध्यम हो, चाहे ईवीएम से हो, बैलेट पेपर से हो, चाहे हाथ खड़े करके किया जाए, वो सभी क्या है, चुनाव है। लोक कर्तव्य क्या है, वह कर्तव्य जिसके निर्वहन से राज्य, जनता या समस्त समुदाय का हित हो। कोई भी कार्य हो जिससे लोगों का भला हो, वही क्या है, लोक कर्तव्य है। लोक सेवक के बारे में बताया गया कि लोक सेवक कौन कौन से होंगे। देखिए सरकार की सेवा या उसके वेतन पर लोक कर्तव्य का पालन करने के लिए सरकार कोई फीस लेता है, कमीशन के रूप में पारिश्रमिक होता है। जो भी सरकार की सेवा में काम करता है, वेतन सरकार देती है, वही क्या है, लोक सेवक है। ठीक, दूसरा क्या बोला कि किसी भी प्राधिकरण की सेवा जिसके वेतन पर, जैसे नगर पालिका है, ग्राम पंचायत की भी क्या है, लोक सेवक है। आपका प्रधान है वो भी क्या है, लोक सेवक है, क्योंकि वेतन क्या है, सरकार देती है। अगला न्यायाधीश, कोई भी न्यायाधीश क्या है, लोक सेवक है। अगला है न्याय प्रशासन के संबंध में न्यायालय द्वारा अधिकृत किया जाने वाला कोई व्यक्ति, जैसे कि मान लिया कोई वकील है, न्यायालय द्वारा प्राधिकृत किया जाता तो वो भी क्या है, लोक सेवक है। निर्वाचन से संबंधित व्यक्ति, कोई भी निर्वाचन संबंधित कोई व्यक्ति होता है वो भी क्या है, लोक सेवक होता है। लोक कर्तव्य का पालन करने के लिए प्राधिकृत व्यक्ति, कोई भी लोक कर्तव्य का पालन कर रहा है वो भी क्या है, लोक सेवक अधिकारी है। सरकार से वित्तीय सहायता प्राप्त कर चुकी पंजीकृत सोसाइटी, कोई भी सोसाइटी हो जो जिसे सरकार द्वारा सहायता मिलती है, जैसे कोई कृषि की सोसाइटी हो, व्यापार की हो, बैंक की, उद्योग की हो, वो क्या है, लोक सेवक है। किसी भी ऐसे सेवा आयोग अथवा बोर्ड के अध्यक्ष, सदस्य या कर्मचारी जो किसी परीक्षा का संचालन करने के लिए अथवा चयनित समिति का सदस्य हो। कोई भी परीक्षा, जैसे लोक सेवा आयोग है ना, उसकी परीक्षा जो करवाई जाती है तो उसका जो कर्मचारी होते हैं, सदस्य होते हैं, वो भी क्या होते हैं, लोक सेवक अधिकारी होते हैं। किसी भी विश्वविद्यालय कुलपति, आचार्य, प्राचार्य या अन्य शिक्षक भी क्या हैं, लोक सेवक हैं। सरकार से सहायता प्राप्त किसी शैक्षिक, वैज्ञानिक या सामाजिक अन्य संस्था क्या होती हैं, उनके कर्मचारी भी लोक सेवक होते हैं। जैसे मान लिया कोई आपने संस्था खोली, उसमें सरकार द्वारा पैसा दिया जाता तो वो क्या हो, आप लोक सेवक अधिकारी के अंतर्गत आओगे। ठीक, अब देखिए अध्याय 2 देखते हैं, विशेष न्यायाधीशों की नियुक्ति। 3 से 6 के अध्याय में बताया गया। देखिए 3A में क्या कहा है, विशेष न्यायाधीश केंद्र अथवा राज्य द्वारा नियुक्त किए जाएंगे, चाहे केंद्र सरकार करे चाहे राज्य सरकार करे। ठीक, इस अधिनियम के अधीन दंडनीय कोई अपराध, षड्यंत्र, दुष्प्रयत्न, दुष्प्रेरण के मामले में विचारण हेतु, मतलब कि कोई भी, जैसे कि भ्रष्टाचार के मामले में अपराध करता है, भ्रष्टाचार के अपराध करता है, षड्यंत्र रचता है रिश्वत लेने के लिए, प्रयत्न करता है या दुष्प्रेरण करता है, किसी को बहलाता फुसलाता है, तो उसके खिलाफ ये विचार करेंगे। योग्यता
अब देखिए इसकी योग्यता क्या होगी न्यायाधीश की, तो सीआरपीसी 1973 में के बराबर जो न्यायाधीशों की योग्यता है उसी के हिसाब से इसमें भी योग्यता रखी गई है। अगला है 4 में विचारण है। विचारण क्या होता है, देखिए जो भ्रष्टाचारी होगा उसके ऊपर जो केस चलेंगे उसी को विचारण बोलते हैं। ठीक, तो इसके बारे में बताया गया है कि विशेष न्यायाधीश द्वारा विचारण ही होगा। जो विशेष न्यायाधीश इसके लिए होते हैं वही इस पर क्या करेंगे, इसका केस लड़ेंगे, वही क्या करेंगे, इस पर सजा सुनाएंगे। और दैनिक आधार पर विचारण 2 वर्ष के भीतर, हमने बताया कि 2 वर्ष के भीतर इनका केस सुलझ जाना चाहिए, ये इसमें कहा गया है। 5 में न्यायाधीश की शक्तियाँ क्या होती हैं वो बताया गया है। धारा 6 में संक्षिप्त विचारण, आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के उल्लंघन का आरोपी भ्रष्ट अधिकारी का यथासंभव विचारण दंड 1 वर्ष से अधिक नहीं। जो विचारण दंड होगा, जैसे इसके अधीन जो होगा तो उसका कितना साल का दंड होगा, बस 1 साल, इससे ज़्यादा नहीं होगा। अगला है अध्याय 3 में अपराध और जुर्माना बताया गया है। लोक सेवक द्वारा रिश्वत, अगर कोई लोक सेवक मान लिया आप किसी भी मान लिया आप खसरा खतौनी नहीं करवाने जाते हैं तो आपसे वो क्या करता है, रिश्वत मांगता है। ठीक, तो अगर वो पकड़ा जाता है तो उसे क्या 3 से लेकर 7 साल के बीच सजा हो सकती है और जुर्माना उस पर लगाया जाएगा। अगला 7A जो कि अभी जब संशोधन के बाद जोड़ा गया, तो अनुचित साधनों द्वारा या निजी प्रभाव का प्रयोग करके किसी लोक सेवक को प्रभावित करके सम्यक लाभ लेना। ठीक, अगर किसी को प्रभावित करके आप लाभ लेते हो, सम्यक लाभ मतलब रिश्वत देते हो, तो उसमें भी आपको 3 से लेकर 7 साल की सजा और जुर्माना देना होगा। आगे देखते धारा 8, लोक सेवक को रिश्वत देने संबंधी अपराध। अगर आप लोक सेवक को रिश्वत देते हो तब भी आप क्या है, आप दोषी होगे, आप भी उसके साथ साथ आपको भी सजा मिलेगी, 7 साल का कारावास और जुर्माना, और दोनों। देखिए उससे ज़्यादा देने वाले को उससे लेने वाले से ज़्यादा जुर्माना दिया जा रहा है। ठीक, तो ये भी याद रखना कि आप किसी को रिश्वत दे भी नहीं सकते। धारा 9 क्या कहता है, किसी वाणिज्यिक संगठन द्वारा किसी लोक सेवक को रिश्वत देने से संबंधित अपराध। अगर कोई वाणिज्यिक संगठन है, कोई संस्था है या कंपनी है, तो उसके द्वारा अगर लोक सेवक को रिश्वत दी जाती है तो वो भी क्या होगी, जुर्माना के पात्र होगी। जैसे इसमें कोई रजिस्टर्ड कंपनी होगी भारत की, या भारत से बाहर व्यापार कर रही भारत की कंपनी, या पार्टनरशिप फर्म पे भारत में काम कर रही कोई कंपनी, तो सभी पे ये नियम लागू होगा। इसमें केवल और केवल जुर्माना होता है। अगला है वाणिज्यिक संगठन के भार साधक व्यक्ति का दोषी होना। अगर मान लिया कि कोई संगठन है, कोई कंपनी है, उसका भार साधक मतलब जो उसको साधता है, मतलब मैनेजर वहाँ का या फिर उसका जो MD है, कुछ भी है, अगर वो पकड़ा जाता है तो उसे 3 से 7 साल की सजा होगी और जुर्माना देना होगा। 12 नंबर दुष्प्रेरणा। दुष्प्रेरणा क्या होता है, किसी को भड़काना कि भैया आप रिश्वत क्यों नहीं लेते हो, आप इतने अच्छे पोस्ट पे, मान लिया कोई ईसाई है आपके घर के बगल में, आप उसको कहते हो भैया आप रिश्वत लिया करो, क्यों नहीं लेते हो, या आप उसको भड़काते हो, रिश्वत लेने के लिए प्रेरित करते हो। अगर वो रिश्वत लेता है और पकड़ा जाएगा तो आप भी उसके दोषी होगे, क्योंकि आपने उसको क्या किया कि उसे रिश्वत लेने के लिए आपने बहलाया फुसलाया है। तो वही क्या होता है, दुष्प्रेरणा। अगर आप दुष्प्रेरणा करते हो तो आपको 3 से लेकर 7 साल की सजा होगी और जुर्माना देना होगा। ये धारा 12 में कहा गया है। अब धारा 13 में क्या कहा गया, लोक सेवक द्वारा आपराधिक औचार। अगर आय से अधिक संपत्ति पाई जाती है उसके पास तो 4 से 10 वर्ष का कारावास होगा और जुर्माना भी उसे देना होगा। अगला है 14 में क्या है, अभ्यासिक अपराधी। अगर अभ्यासिक अपराधी होता है तो 5 से 10 वर्ष की सजा और जुर्माना देना होगा। अगर देखिए धारा 15 में क्या है, प्रयास करता, अगर रिश्वत लेने का प्रयास करता है, पकड़ा जाता है तो क्या होगा, भले ही नहीं लिया, प्रयास केवल कर रहा है, ठीक, तो उसे 2 से लेकर 5 साल की सजा होगी और जुर्माना देना होगा। अब 16 में जुर्माना बताएगा, किस प्रकार के जुर्माना होंगे वो धारा 16 में बताया गया। बस आपको इतना याद रखना कि जुर्माना किससे संबंधित है, धारा 16 से। ठीक है, अगला है अन्वेषण। अन्वेषण मतलब क्या होता है कि छानबीन, खोज कि किस प्रकार से रिश्वत ली गई है, कैसे ली गई है, तो ये चीज़ बताएगा। धारा 17 में क्या आएगा, CBI। देखिए CBI DPSC इंस्पेक्टर इसकी छानबीन करेगा। देखिए जैसे जो मेट्रोपॉलिटन शहर हैं, क्षेत्र हैं, जैसे मुंबई, कोलकाता, मद्रास, बड़े बड़े शहर है, वहाँ क्या होगा कि इसकी जाँच कौन करे, सहायक पुलिस आयुक्त। तीसरा क्या कहा है, DSP। अन्य जगह पे जैसे मान लिया इन सबको छोड़ के मान लिया कि आपके जिले रायबरेली में होता तो क्या करेगा, DSP इसकी जांच करेगा, वही अन्वेषण करेगा। अगला लिखा है क्या है कि देखने, इसको याद रखेंगे कि महानगर मजिस्ट्रेट या प्रथम वर्ग के मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना अथवा इसके लिए गिरफ्तारी वारंट के बिना कर सकेंगे। देखिए अगर मान लिया मजिस्ट्रेट वारंट है तो जैसे कि इतने वारंट लेकर आओ, तो इसमें बिना वारंट के भी आप गिरफ्तार कर सकते हो। अगर किसी को रिश्वत लेते हुए आप पकड़ते हो तो, पाते हो तो आप गिरफ्तार कर सकते हो, इसमें वारंट की जरूरत नहीं होती, किसी से सलाह लेने की जरूरत नहीं होती। देखिए एक केस था भारत संघ बनाम टी नाथा मुनि 2015 में,
तो न्यायालय निरीक्षक से निचली श्रेणी के अधिकारी को भी अन्वेषण के लिए नियुक्त कर सकते हैं। अगर न्यायालय चाहे तो जो डीएसपी, जो हमने बताया डीएसपी है या फिर सहायक पुलिस आयुक्त है, तो उससे निचले भी कोई अधिकारी को अन्वेषण के लिए मतलब छानबीन के लिए नियुक्त कर सकती है अगर न्यायालय चाहती है। तो ये केस किसमें बताया गया? भारत संघ बनाम नाथामुनि केस में। अगला है धारा 18, बैंक खाते के निरीक्षक की शक्ति। मान लिया आपने भ्रष्टाचार किया है तो आपके बैंक खाते पूरी जानकारी कौन ले सकता है? एसपी या एसपी से ऊपर का अधिकारी। ये भी धारा 18 में कहा गया। ऐसा नहीं कि आप बैंक खाता नहीं दिखाओगे, है ना, कि वो आपका अधिकार, तो ऐसा कुछ अधिकार नहीं रहेगा। आपके बैंक खाते की जानकारी आपको देनी पड़ेगी। किसको? और ऐसा नहीं कि कांस्टेबल आपसे मांगे, नहीं, कम से कम एसपी या एसपी से कोई बड़ा अधिकारी, वही आपसे डिटेल ले सकता है। देखिए और एक अध्याय जोड़ा गया इसमें 18A धारा, तो इसमें सामान की कुर्की मतलब संपत्ति को का अधिग्रहण करना वो बताया गया है। अगला देखिए अध्याय 5, अभियोजन के लिए मंजूरी। अभियोजन, कोई न्यायालय धारा 7, 13, 11, 15 के तहत समान अपराध का संज्ञान पूर्व मंजूरी के बिना नहीं करेगा। मतलब जब तक न्यायालय द्वारा पूर्व मंजूरी नहीं होगी तब तक उसका संज्ञान नहीं करेगा। किन किन धाराओं के अधीन 7, 13, 11 और 15, इसके अलावा कोई नहीं। ठीक, अभी इसमें क्या कहा है? इस अधिनियम की धारा 7 व 11 के अंतर्गत लोक सेवक को दोषी माना जाता है जब तक कि साबित ना हो जाए। मतलब ऐसा नहीं, अगर आप 7 और 11 के तहत आप पकड़े जाते हो, अगर आप दोषी नहीं हो, अगर आपको पकड़ा गया है तब भी आप दोषी माने जाओगे जब तक कि आपको निर्दोष साबित नहीं कर दिया जाएगा। मतलब आप दोषी ही माने जाओगे, जब से पुलिस आपको पकड़ लेगी आप दोषी ही माने जाओगे जब तक कि आप निर्दोष साबित नहीं हो जाओगे। केवल और केवल किन माध्यम से? केवल धारा 7 और 11 के माध्यम से। अगला 21 क्या कहता है? अभियुक्त की प्रार्थना पर उसका गवाह साक्षी होगा। अगर अभियुक्त कहता है जो कि दोषी है तो उसका गवाह क्या होगा? वही साक्षी माना जाएगा। अगला धारा 27 क्या कहता है? उच्च न्यायालय में अपील। आप उच्च न्यायालय में अपील भी कर सकते हो। तो ये थे इसके कुछ मुख्य धाराएं जिनको हमने देखा। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो एक देखते हैं, एक डीएल रगोटा वर्सेस एमपी राज्य, मध्य प्रदेश राज्य का एक केस था। इसमें कहा गया कि एक बार प्रदान की गई मंजूरी वापस नहीं ली जा सकती, ये बताया गया है। तो आई होप आपको ये पसंद आया होगा वीडियो। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल हमारा सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसी से रिलेटेड आने वाले जो भी अधिनियम है वो आप तक पहुंचाते रहेंगे। और ये अधिनियम जो है आपके लिए, अगर आप यूपीएसआई की परीक्षा दे रहे हैं, आप वकालत कर रहे हैं या किसी भी प्रकार की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए जानना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि इनसे आने वाले एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो थैंक यू। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन जरूर प्रेस करें। धन्यवाद।